हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू लॉ जीएनजी सीरीज। तो देखिए, आप लोगों का एक बार स्वागत है लॉ की जीएनजी सीरीज में। जीएनजी सीरीज स्टार्ट करने से पहले और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जीएनजी सीरीज और लॉ के सब्जेक्ट की कैसे चलने वाली है, हम लोगों की प्लानिंग क्या है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट तभी किया जा सकता है जब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी। अगर प्लानिंग सही नहीं है या प्लानिंग हमको समझ में नहीं आ रही है तो एग्जीक्यूशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, जैसा कि नाम में ही है जीएनजी, गपशप एंड ग्रेड, यानी हम लोग बात करते करते रिवीजन करेंगे, बात करते करते रिवीजन करेंगे और अच्छे ग्रेड्स की तरफ स्कोर करेंगे। देखिए, ये तो पक्की बात है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो, या आपने मेरी जो यूट्यूब पे डिटेल में जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं वो आपने देखी होंगी, जो मैंने आपको रिवीजन करवाया था। फिर मैंने आपके लिए आपकी डिमांड पर पार्टनरशिप एक्ट पूरा का पूरा मॉड्यूल से कवर करवाया था। तो मैं लगातार आपके साथ में हूं, और पार्टनरशिप एक्ट में मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते। तो इसी वजह से हम लोग जीएनजी लेकर के आए हैं आप लोगों के स्पेशल रिवीजन के लिए। तो देखिए, हम इसका रिवीजन हम लोग करेंगे कैसे। मैं यहां पर हर एक एक्ट को और हर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन को एक बार गो थ्रू करूंगा। डिटेल में आप पढ़ चुके हो, आपको बस क्या करना है, हल्का सा रिकॉल करना है। रिकॉल करने के साथ में एक चीज आपको बिल्कुल जरूर करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेटा देखो, जितनी जल्दी हम लोगों को रिवीजन कराना है, हम लोगों के पास में टाइम कम है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर अप करना है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बीच बीच में आपको लिखने की टिप्स भी देता रहूंगा, तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के हमेशा क्लास में बैठना। मुझे भी नहीं पता कि मैं कब क्या बोलूंगा, तो आपको जो बात इंपॉर्टेंट लगती है अपनी ड्राफ्टिंग के लिए, अपनी रिटन प्रैक्टिस के लिए, तो उसको नोट डाउन करते रहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस चीज को आप नोट डाउन करते रहना कि सर ने लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बताई थी। दूसरा, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हमें एक एक लाइन मॉड्यूल की आपको इतनी जल्दी करवा दो, ये चीज आप भी समझ सकते होगे। तो हम लोग फटाफट से रिकॉल करेंगे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन को, जितनी भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उसको हम लोग पूरा कवर अप करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को करेंगे, और बीच बीच में हम लोग राइटिंग सेशंस भी इसके लिए रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और, कि यहां पर जो हम लोग करेंगे ये हम लोग मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। अभी तक क्या था कि अभी तक मैंने आपको जो यूट्यूब में वीडियोस डाले थे, अब तो खैर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको जो भी एक्ट पढ़ना हो, जो भी चैप्टर डिटेल में पढ़ना हो, आप वहां से देख सकते हो। और डिटेल में वहां पर पढ़ने के बाद में अगर रिवीजन करना हो तो रिवीजन आप यहां पर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? और वहां पर जो सीक्वेंस था वो हो सकता है मॉड्यूल से थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन यहां पर रिवीजन और सीक्वेंस क्लासेस का बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि मॉड्यूल में था। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर और जीएनजी सीरीज का पहला चैप्टर, आईआरएफ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो एग्जाम में वेटेज आपको मिलेगा वो 6 नंबर का मिलेगा। इसका जो बेटा वेटेज आपको मिलेगा वो 6 मार्क्स का मिलेगा। तो इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, और अवॉइड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। इससे कभी भी केस लॉ तो नहीं पूछा जाएगा, इससे हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा, इसको समझने से पहले ये चीज ये देखिएगा, अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये सारे के सारे एक्ट हैं, ये एक्ट नहीं है, ये एक्ट नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। तो कोई कानून नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी सेक्शंस नहीं है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये कुछ रूल्स बताता है, लेकिन ये कानून नहीं है, ये अपने आप में एक लॉ नहीं है, ये अपने आप में एक एक्ट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसमें कोई भी सेक्शन भी नहीं है। तो एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ? इंडिया में जो रेगुलेशंस बनती हैं, इंडिया में जो रेगुलेशंस बनती हैं, जो कानून बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, वो बनाता कौन है? वो बनाता कौन है? वो पार्लियामेंट में बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसको बोला गया है? पार्लियामेंट को बोला गया है। तो कानून कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। कानून बनते तो पार्लियामेंट में, लेकिन वो इन्फोर्स कैसे होते हैं? जो रेगुलेशंस बनती हैं वो इन्फोर्स कैसे होती है, उसके लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई हैं। वो रेगुलेटरी बॉडीज, उनको उनके काम बताए गए हैं, उनकी ड्यूटीज बताई गई हैं, और वो रेगुलेटरी बॉडीज
कानून को इन्फोर्स कराती हैं पब्लिक के बीच में, यानी पब्लिक कानून को फॉलो करेगी कब, जब वो रेगुलेटरी बॉडीज उन कानून को इन्फोर्स कराएंगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली लॉ के कुछ सोर्सेज बताए गए हैं, लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया और साथ में कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करी गई है जो कानून को इन्फोर्स कराने का काम करते हैं। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है मीनिंग ऑफ लॉ, कि बेसिकली लॉ होती क्या है। ये आपको पता है कि लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। तो बेटा कानून होता क्या है? कानून होता क्या है? कानून का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कानून का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारी ड्यूटीज को सेट करता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, उसको करने का तरीका क्या होगा, ये बताता है लॉ। तो लॉ बेसिकली क्या है? लॉ एक ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज के रूल्स को सेट करता है। साथ में इंपोज कौन करता है? गवर्नमेंट इंपोज करती है। क्यों करती है? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर, ताकि सोसाइटी में सब लोग आराम से रह पाए, सबके फायदे के लिए, एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। यानी अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ को बनाने का पर्पस ही यही होता है कि हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो जो बुरे लोग हैं उनके अंदर एक डर तो होना चाहिए ना, जैसे लोगों के अंदर भगवान का डर होता है, तो वैसे बुरे लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ डर होना चाहिए कि भाई अगर मैंने कोई भी गलत काम किया तो एक कानून है, उस कानून में सजा के प्रोविजन है, हमको पनिशमेंट मिलेगी। तो बेसिकली यहां पर जस्टिस, जो सोसाइटी में अगर कुछ लोगों के साथ में गलत काम हो रहा है तो उनको जस्टिस कैसे मिलेगा, इस बात को सिक्योर करता है लॉ। तो बेसिकली लॉ की मीनिंग यही है। ये 5 पॉइंट्स आपको रिटेन करने। आगे देखते हैं। अब देखिए सोर्सेस ऑफ लॉ। अब लॉ बनता कैसे है? ये तो मैंने आपको बताया कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जो लेजिस्लेटिव है, वो कानून बनाते हैं। लेकिन क्या उनको रात में सपने में आ गया कि भाई कानून बनाना है? तो लॉ के बेसिकली सोर्सेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को आप ये भी बोल सकते हो मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। जितने भी कानून है, जितने भी लॉज हैं, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस वजह से लॉ का एक बहुत बड़ा सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आगे देखिए, प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट। अब देखो, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि पहले बीमारी आती है या पहले इलाज आता है? पहले बीमारी आती है ना, तभी तो उसका इलाज आएगा। किसी को सपने में थोड़ी ना आ रहा है कि यार ये बीमारी भी आ सकती है तो पहले से इसकी मेडिसिन बना लो। तो हमेशा पहले बीमारी आती है फिर इलाज आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सोर्सेस ऑफ लॉ, यानी लॉ के सोर्स क्या होते हैं। अब पता चला कि कोर्ट के सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के कोई कानून बना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट के सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक ऐसा केस आ जाए कि जिसको लेकर के कोई कानून बना ही नहीं है, तो कोर्ट वहां पर क्या करेगी? तो बेटा वहां पर यह देखा जाएगा कि पहले तो यह देखा जाएगा कि वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। अगर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल लॉ में तो अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है, किसी चीज के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा उसके। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज नहीं कर सकती है, कोर्ट अपनी मर्जी यूज नहीं कर सकती है। लेकिन सिविल केसेस में अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर मैटर कोर्ट के पास में आया और उस चीज को लेकर के कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर सकती है नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए। नेचुरल जस्टिस क्या होता है उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर सकती है और उसके बाद में अपना जजमेंट पास कर सकती है। अब यहां पर कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया, कोर्ट ने यहां पर जजमेंट तो दे दिया, अपना डिसीजन तो दे दिया, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट को लगेगा कि यार ऐसा तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऐसा तो आगे भी हो सकता है, ये चीज तो हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, तो चलो एक काम करते हैं, इस चीज को लेकर के कानून बनाने की जरूरत है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं पहले बीमारी आती है, पहले सिचुएशंस आती हैं, जुडिशियल डिसीजन होते हैं और उन जुडिशियल डिसीजंस का असर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है और तब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज पर कानून बनाने की जरूरत है। इस वजह से प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन को भी लॉ का सोर्स माना गया है। आगे देखते हैं, द स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके के लॉज होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल लॉज और एक होते हैं स्टेट लॉज। स्टेट लॉज का मतलब जो स्टेट की टेरिटरी तक एप्लीकेबल होगा, जो सेंट्रल लॉज होते हैं वो पूरे देश की टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इंडिया में जो सेंट्रल लॉज हैं वो कहां पर बनते हैं? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट भी एक सोर्स हुआ। और जो स्टेट लॉज होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगर मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो उस कानून की टेरिटोरियल लिमिट क्या है, जियोग्राफिकल लिमिट क्या है,
तो वो कानून एप्लीकेबल केवल और केवल यूपी तक होगा, एमपी में वो कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, दिल्ली में वो कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो कहां पर बनते हैं? स्टेट असेंबलीज में। तो पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबलीज जो कानून और जो स्टैट्यूज बनाते हैं, इन सम केसेस एस्टैब्लिश कस्टम एंड यूजेस। कस्टम को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। तो कानून का एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे रीति रिवाज भी होते हैं, क्योंकि कस्टम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं लोग, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि हम अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी कानून बनाया जाता है तो इस बात को जरूर देखा जाता है कि किसी कस्टम का वॉल्यूशन ना हो, और कस्टम को देखते हुए भी कानून बनाए जाते हैं। इस वजह से कस्टम को भी सोर्स माना जाता है। तो देखिए, ये 4 सोर्सेज हम लोग ने पढ़े: कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल डिसीजन, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड कस्टम एंड यूजेज। आगे देखते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है। आज देश की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितना भी जुडिशियल सिस्टम है, हम, आप, हर कोई केवल एक वजह से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और साथ में बहुत सारी ऑब्लिगेशंस, बहुत सारी ड्यूटीज भी देता है, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी देता है कि उसको काम कैसे करना है, इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा कानून है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मदर ऑफ ऑल लॉज। तो देखिए यहाँ पर foremost law that deals with the framework within which the democratic system works। बिल्कुल, इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेटा ये लिखा हुआ है, ये शब्द, इस शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया है कि इंडिया हमेशा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे काम करेगा। और लॉज आर मेड फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाए जाते हैं। प्रोवाइड्स एंड प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने की बात करता है। लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट बोथ। तो देखिए, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, लोग कैसे काम करेंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा का पूरा देश चल रहा है। आज हमारे देश में जो कुछ भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है इंडिया में, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है, ऐसा कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो ना करे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड में जाकर के काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री। द लॉज इन इंडिया आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग हाइब्रिड लीगल सिस्टम। तो देखिए, जितने भी कानून है वो सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब देखो क्या है यहाँ पर? इंटरकनेक्टेड का मतलब है हर लॉ एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है। जैसे अब एक कानून कोई और बात कर रहा है, एक कानून कोई और बात कर रहा है, तो दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है ना। तो हर एक कानून एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और कभी भी कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि इसका ये कहीं किसी दूसरे लॉ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। तो हर एक लॉ इंडिया में जितने भी होंगे वो सब इंटरकनेक्टेड होंगे विद ईच अदर। The people who wrote the constitution decided to divide the law making power between the central government and the various state government। तो देखिए इंडिया में जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना, उसकी पावर को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी दो पावर दी गई है। एक उसमें इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक यूनिट 1 है, 2 है और 3 है। आप उसको यूनिट कह लीजिए या लिस्ट कह लीजिए। लिस्ट 1 में जितने भी आइटम दिए हुए हैं उस पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लिस्ट 2 में जितने भी आइटम दिए हुए हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दो तरीके के लॉज होते हैं, एक सेंट्रल लॉज और एक स्टेट लॉज। तो स्टेट लॉज कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से लॉज बनाती है? सेंट्रल लॉज। सेंट्रल लॉज पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट लॉज केवल और केवल स्टेट तक। लास्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द 3 लिस्ट: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ज्वाइंट लिस्ट। जैसा कि मैंने बताया, आप ज्वाइंट लिस्ट भी बोल सकते हो, कॉन्करेंट लिस्ट भी बोल सकते हो। आगे देखते हैं।
बेटा ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के नीचे, और साथ में आपको डीसी ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो जहां से भी हो, नोट्स को डाउनलोड करिएगा और नोट्स से अच्छे से इन की पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करिएगा एग्जाम में जाने से पहले। देखिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ, ये तो सबको बात पता होगी कि लॉ कैसे बनता है। पहले एक्सक्यूज मी, पहले बिल पास होता है कहां पर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद में पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, उसके बाद में कहा जाता है? राज्यसभा में। लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। पहले लोकसभा में प्रेजेंट होगा, वहां से जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट लगेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसेंट देंगे, उसके बाद जाकर के वो बिल कन्वर्ट होगा एक्ट में, कानून में। देखिए, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज, तो सबसे पहले जब लॉ प्रपोज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बिल। मैंने बोला। उसके बाद में क्या होता है? आफ्टर डिस्कशन। अब पार्लियामेंट में क्या होता है? पहले डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, उसके बाद में वो लोकसभा में पास होता है, उसके बाद में वो राज्यसभा में जाता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसेंट देते हैं, फाइनली उसके बाद में गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो एक्ट कन्वर्ट होता है कानून में और फिर उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से लॉ हमारे देश में बनाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ। अब देखिए, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो कितने तरह का है। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल जस्टिस, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रिमिनल लॉ का मतलब जैसे इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी है, हालांकि अब ये चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो जैसे भारतीय न्याय संहिता है या पहले इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी थे, ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉ थे। ये बताते हैं क्या क्या चीज क्राइम है और अगर किसी ने ये क्राइम किया तो उसकी सजा क्या होगी। सॉरी, उसकी सजा क्या होगी, ये बताता है आपका इंडियन पीनल कोड। क्राइम के बारे में बोला जाता है कि जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ना, वो सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट में क्यों होते हैं? अब जैसे एक बार एक आदमी ने चोरी करी, अगर उसको अगर उसके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं हुई, अगर उसके अगेंस्ट में उसको पनिशमेंट नहीं मिली तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आज उसने एक के यहाँ चोरी करी, कल को दूसरे के यहाँ चोरी करेगा, तीसरे के यहाँ चोरी करेगा। लेकिन अगर यही पहली बार में अगर उसको पनिशमेंट हो गई होती तो कम से कम बाकी के घरों में तो चोरी ना करता। इसी वजह से क्राइम को हमेशा बोला जाता है कि जब क्राइम होता है ना, तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। ठीक? उसी तरीके से सिविल लॉज भी होते हैं। सिविल केसेस क्या होते हैं? सिविल केसेस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में अगर कुछ गलत काम हुआ है तो वहां पर सिविल लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी को रिलेटेड केसेस हो गए, विल से रिलेटेड केसेस हो गए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हो गए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस हो गए। तो ये सारे के सारे आते हैं आपके सिविल लॉ में। कॉमन लॉ में अभी आपको बताता हूँ। कॉमन लॉ जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो भी एक कानून की तरह से काम करता है, तो उसको बोला जाता है कॉमन लॉ। और प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल जस्टिस, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया। क्या डिफाइन करता है कि क्राइम क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाम में ही लिखा हुआ है प्रोसीजर, इसमें प्रोसीडिंग का तरीका बताया गया है कि कैसे प्रोसीडिंग होती है। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग का तरीका क्या होगा, ये सीआरपीसी में बताया गया है। क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं? मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सारी चीजें क्रिमिनल केसेस में आती हैं। आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, मैंने आपको बताया कि ये वॉयलेशन जो है, ये बेसिकली इसको पब्लिक रॉन्ग माना गया है। क्यों? क्योंकि ये पूरी पब्लिक के अगेंस्ट में गलत होता है। अभी मैंने आपको चोरी का एग्जांपल दिया, बिल्कुल वैसे तो ये पूरी पब्लिक के लिए गलत होता है। ठीक है, जबकि सिविल केसेस में क्या होता है? सिविल केसेस में एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में केस किया जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन ने मुझको नुकसान पहुंचाया, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था राइट इन पर्सोनम। देखिए, तो यहाँ पर कौन से केसेस होते हैं? यहाँ पर केसेस वो होते हैं जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो मैटर्स होते हैं वो आते हैं सिविल केसेस।
ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दी जाती बेटा। ये चीज क्राइम में क्या होता है, क्राइम में पनिशमेंट दी जाएगी, सिविल केसेस में रेमेडी दी जाती है लेकिन पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, ना कि पनिशमेंट देते हैं। इसके लिए क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हालांकि ये चेंज हो गया है लेकिन आपके मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, ठीक। तो ये सारे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सारे के सारे सिविल केसेस में आते हैं। देखिए सिविल ऑफेंसेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हैं सेम वही जो मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास किया तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बाउंड होगा। यानी कल को अगर सेम सिचुएशन सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने आ गई तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो लोग किसको फॉलो करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन में क्या जजमेंट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर कॉमन लॉ की तरह से ट्रीट किया जाता है। A judicial precedent, a judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the court within the territory of India। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरे इंडिया की कोर्ट्स के ऊपर बाउंड होता है, ठीक। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उस हाई कोर्ट स्टेट में होती है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक है, हाई कोर्ट स्टेट में एक। तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है वो उस स्टेट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो उसको भी कॉमन लॉ में लिया जाता है। देखिए the judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India, reinforces the obligation of court to follow the same principle or judgment established to previous decision while ruling a case where the facts are similar। Facts same होने चाहिए, केस सेम होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और सेम केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट के पास में आया, तो वहां पर यह देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन में क्या फैसला दिया था, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो भी उसी फैसले को फॉलो करते हुए सेम डिसीजन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो, अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आप उसको कानून थोड़ा ना बोल सकते हो, क्योंकि वो पार्लियामेंट में थोड़ा ना पास हुआ है, और कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन तो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर बाइंडिंग हो रहा है तो उसको कुछ तो बोला जाएगा, तो उसको बोला गया है आपका कॉमन लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेयर डिसीजेस। एग्जाम में हो सकता है आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस पूछा जाए, तो वहां पर भी आप यही लिखोगे, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए सबसे अच्छी जो लाइन है जो मेरे दिमाग में आती जब मैं स्टूडेंट था, तब मैं इसी लाइन को पढ़ते हुए मैंने नेचुरल जस्टिस को समझा था। अगर कोई भी आदमी कहता है कि भाई न्याय हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है, तो केवल कह देने से न्याय नहीं होता, कह देने से इंसाफ नहीं होता है, वो इंसाफ दिखाई भी तो पड़ना चाहिए ना। अब जज तो कहेगा ही कहेगा कि हमने इंसाफ किया है, लेकिन बाकी जो पब्लिक वहां पर बैठी हुई है उसको लग रहा है कि यार इसके साथ में गलत हो गया, तो क्या इसको इंसाफ बोला जाएगा। तो केवल इंसाफ कहने के लिए नहीं होता है, केवल जजमेंट कहने के लिए नहीं होता है, वो दिखाई भी पड़ना चाहिए। और जिस दिन इंसाफ, न्याय, ये सारी चीजें लोगों को दिखाई पड़ने लग गई, उस दिन वाकई में उसको इंसाफ बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि तब लोगों का भरोसा जुडिशरी पर भी होगा और कानून पर भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर यह चीज देखने वाली है। तो इंसाफ होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दिखाई पड़ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग तभी भरोसा करेंगे। और भरोसा क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहां पर देखो जुडिशरी सिस्टम, आज की तारीख में किसी के साथ भी गलत होता है ना, तो उसके पास में, उसके दिमाग में केवल एक ही चीज आती है, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाकर के फैसला करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ये बात पता है कि जज अपना काम ईमानदारी से करेगा, उसको जज के ऊपर पूरा भरोसा है, हालांकि वो जज को जानता नहीं है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, वो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों का कानून, लॉ, जुडिशरी सिस्टम, इस पर से भरोसा बना रहे। तो देखिए एक बार, कोर्ट कभी भी डिसीजन देगी तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, हमेशा उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही डिसीजन दिया जाएगा। तो देखिए नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स with certain fundamental principle of justice going beyond written law। देखिए रूल्स देखिए, a judgment can override or alter the common law but it cannot override or change the statute। देखो हमारे यहाँ इंडिया में हर एक को अपना काम एक दिया गया है। जैसे लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का।
उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का। और जुडिशरी सिस्टम का काम क्या है? जुडिशरी सिस्टम का ये है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको सुपरवाइज करना, ठीक? और तीनों के अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट है और कोई किसी के कामों में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोगों ने कॉमन लॉ पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सारी कोर्ट्स के ऊपर बाइंड होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ही ओवरराइड कर सकती है। जैसे बहुत सारे केसेस है, मैंने तो बहुत सारे केसेस पढ़े कि एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, एक आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसमें अलग अलग कोर्ट्स ने, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग डिसीजन दिए और इन सारे डिसीजन को चेंज कर दिया केशवानंद भारती वाले केस में। केशवानंद भारती का केस क्या है, बहुत लंबा है, उसको अभी डिस्कस करने का अपने पास में समय नहीं है, लेकिन मैंने एक बात बताई, अलग अलग समय में सेम टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए और उन सारे जजमेंट को ओवर रूल कर दिया केशवानंद भारती वाले केस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवर रूल किया। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, जजमेंट जो है वो कॉमन लॉ को अल्टर भी कर सकता है और ओवरराइड भी कर सकता है, लेकिन कभी भी, जैसा कि मैंने बताया, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जज या सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती है, वो स्टैच्यूट को अल्टर नहीं कर सकती है, स्टैच्यूट को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अपने दिए हुए डिसीजन को वो अल्टर भी कर सकती है, ओवरराइड भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है या बाकी के कोर्ट्स का काम क्या है? कानून को अप्लाई करना, देखना कि सारी चीजें कानून के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। कानून को चेंज करना, कानून में अमेंडमेंट लेकर के आना, ये सारा काम पार्लियामेंट का है। ये सब काम सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बाकी की कोर्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट कॉमन लॉ को ओवरराइड कर सकती है, अपने ही डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन कभी भी स्टैच्यूट को चेंज नहीं करेगी। तो देखिए अब रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते क्या है? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। अब पता चला कि किसी के घर का केस है, मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, वो जज की पोजीशन पर है, उनके बेटे से कोई क्राइम हो गया या बेटे से कोई गलती हो गई, तो क्या बेटे का केस उसके फादर की कोर्ट में जाना चाहिए? कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो फादर जजमेंट देगा वो हमेशा अपने बेटे के फेवर में देगा। तो यहां पर वही चीज बोली जा रही है, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी आदमी अपने मैटर के लिए अपनी कोर्ट में जज नहीं हो सकता, एंड इट्स रूल अगेंस्ट प्रीजुडिस। हियर हियर द अदर पार्टी, अब एक पार्टी को सुना और एक पार्टी को सुनने के बाद में जजमेंट दे दिया, कभी नहीं। हर एक पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, हर एक पार्टी को अपनी बात को बोलने का अधिकार है। तो ये भी नेचुरल जस्टिस कहता है, रीजन डिसीजन। आप जो भी जजमेंट देंगे, आपका आपके पास रीजन होना चाहिए कि आपने ये जजमेंट क्यों दिया। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया। तो ये कुछ प्रिंसिपल, हालांकि बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मेन ये 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं नेचुरल जस्टिस के। तो आई होप तीनों आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इन्फोर्सिंग द लॉ। अब लॉ को इन्फोर्स कौन करा, कैसे कराते हैं और कौन करता है? तो देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है उसको एग्जीक्यूट करना, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इस अथॉरिटी को डेलीगेट किया है बाकी सारे कुछ डिपार्टमेंट्स के ऊपर। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ फ्यू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को या अपनी मिनिस्ट्रीज को डेलीगेट करी है अपनी पावर, तो वो लोग इन्फोर्स कराने का काम करते हैं। मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। तो जितनी भी मेजर मिनिस्ट्री हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर हेड करते हैं, हु सिट्स इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इज टिपिकली सपोर्टेड बाय अ टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर कॉल्ड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। A ministry is composed of employed officials known as civil servant। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं बेटा, वो यहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, और उसी की बदौलत हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चल भी रहा है। एंड इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर। हाँ, अब जैसे कि सबसे पहले मिनिस्ट्री आई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पता ही है कि जो भी बजट वगैरह बनाए जाते हैं, तो बजट वगैरह कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाते हैं। तो देखिए ये बेसिकली कंसर्न किस चीज को लेकर के होती है? देश की इकोनॉमी को लेकर के। एक ये सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल जो खजांची होते थे ना पहले के समय में, तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री का वही काम है। कंसर्न इटसेल्फ विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, यानी फाइनेंशियल लॉज जो होते हैं
उनको बनाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखना, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड यूनियन बजट, ये सारे के सारे मेन काम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। तो मेन इनका काम क्या होता है? मेन इनका काम होता है यूनियन बजट, जो साल में फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करते हैं ना, तो मेन इनका काम होता है बजट को प्रेजेंट करना। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। सबसे पहले एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, ये भाई जिसके हाथ में पैसा, सारी पावर उसी के हाथ में, ठीक। फोर सेंट्रल सिविल सर्विसेज नेमली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इसी के अंदर आती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस इसी के अंदर आती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन सर्विस अकाउंट सर्विस, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बेटा इसको याद करना पड़ेगा, इसको फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये अपने मतलब की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि जो कंपनी लॉ आप पढ़ रहे हो, जो एलएलपी पढ़ रहे हो, जो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पढ़ा है ना, जो आरओसी, अगर आपको कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाना पड़ेगा, mca.gov.in। मैंने जब आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बताया था तो मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखाई थी कि कैसे वेबसाइट को गो थ्रू किया जाता है, वो चीज मैंने आपको बताई थी। तो बेसिकली जो इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो मिनिस्ट्री काम करती है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो देखिए ये इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, primarily concerned with administration of the Companies Act, LLP and the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, responsible mainly for the regulation of Indian enterprises in the industrial and services sector। तो बेसिकली जो इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करती है वो एमसीए। द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट ऑफ द आईसीएलएस कैडर। These officers are elected through a civil services examination। obviously कि इसको, ये तो सारी मिनिस्ट्रीज में होता है, ये लाइन तो याद रख लो, ये सब में काम में आएगी। मोस्टली जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसको रन कौन करता है? एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द हाईएस्ट पोस्ट, इसकी जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसका नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इज फिक्स्ड एट अपेक्स स्केल ऑफ द आईसीएलएस। ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सारे बेटा जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना, इन मिनिस्ट्रीज का काम क्या होता है? कंसर्न, अगर कोई भी लॉ जो एक पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए बना है तो वहां पर ये देखा जाएगा इसकी मिनिस्ट्री कौन है, और उसी मिनिस्ट्री का काम होता है उस लॉ को उसमें इन्फोर्स करना। तभी ये चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई कानून बना तो ये देखा जाएगा कि इस कानून के लिए कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कानून को इन्फोर्स कराना। अब जैसे कंपनी लॉ में कोई भी चेंजेस आए, कंपनीज एक्ट में कोई भी चेंजेस आए, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये एमसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनकम टैक्स में कोई भी चेंज आया, ये किसकी बनाया तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन अप्लाई करवाना, इन्फोर्स कराना किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक मिनिस्ट्री है, और उस मिनिस्ट्री का काम होता है लॉ को इन्फोर्स कराना और उस पूरे के पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करना, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करते हैं? जो देश के अंदर जैसे जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, देश को बचाना, इंटरनल जो मिसमैनेजमेंट होता है उससे बचाना, ये सारे के सारे काम होते हैं गृह मंत्रालय के। तो देखिए एक बार is a ministry of the government of India as an interior ministry of India। It is mainly responsible for the maintenance of internal security। जैसे मैंने बताया कि भाई टेररिस्ट अटैक वगैरह से बचने के लिए, अब कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो लोग क्यों होम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी की और डोमेस्टिक पॉलिसी की। द होम मिनिस्टर इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो होम मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स उसको हेड करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए इनके कितने डिपार्टमेंट होते हैं? तो बेसिकली 6 तरीके के डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट,
डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सारे के सारे किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इस मिनिस्ट्री का मेन काम क्या है? इंडिया में लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करना। तो देखिए एक्सक्यूज मी, हाँ सर्दी हो रही है बहुत। हाँ देखिए, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट deals with the Department of Legal Affairs is concerned with the advising the various ministries of the central government, while the legislative department is concerned with the drafting of principal legislation for the central government. तो इनका बेसिकली मेन काम क्या होता है? जो भी लॉ बनाए जाते हैं उसकी ड्राफ्टिंग करना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना। तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। अब जैसे कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, ठीक है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, उसको कोई कानून बनाना है, तो वो अपनी जो एडवाइस लेगी, वो जो कंसीडर करेगी, वो किसकी एडवाइस को कंसीडर करेगी? ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो इनका काम भी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इनको सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एडवाइस भी देनी होती है। जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है, यहाँ पर बड़े-बड़े वकील और बड़े-बड़े जो ड्राफ्टिंग के जो मास्टर्स हैं, वो लोग होते हैं। तो लॉ को ड्राफ्ट, क्योंकि लॉ को ड्राफ्ट करना अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो आपने ड्राफ्ट किया वही तो अप्लाई होगा, वही तो लोग फॉलो करेंगे। तो बेसिकली ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के। देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ आगे देखते हैं, तो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज बताई गई हैं। देखिए सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसका काम क्या है? इसका काम है बेसिकली जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? तो स्टॉक एक्सचेंज है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना, जो पब्लिक जो कंपनीज आईपीओ, एफपीओ लेकर के आती हैं, तो पब्लिक के पैसों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मेन इसका काम है। अगर आज की डेट में सेबी ना हो ना, तो पब्लिक जो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इतना इन्वेस्ट करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि पीछे एक बॉडी है सेबी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सेबी हमें हमारे पैसों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो सेबी का मेन काम क्या है? सेबी बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका मेन काम है कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना और कैपिटल मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। और गवर्नमेंट अगर कोई भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड नई रेगुलेशन लेकर के आती है, नया कानून लेकर के आती है, तो वो सेबी के थ्रू अप्लाई होता है। देखिए द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। Under the ownership of Ministry of Finance with the Government of India, it was established on 12th April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30th January 1992 through the SEBI Act. तो सेबी बनाने के लिए कानून अलग से पास हुआ जिसको बोला गया सेबी एक्ट 1992। तो 19 सेबी एक्ट 1992 से सेबी को बनाया गया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखिए, आरबीआई, आरबीआई का मेन काम आपको पता ही है। इंडिया में जो भी करेंसी या जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, वो सब कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ठीक है, बेसिकली आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का जो भी बैंकिंग सिस्टम है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करना किसका काम है? आरबीआई का। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग supply of Indian rupee. It also manages the country's main payment system and works to promote its economic development. तो मेन बेटा पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बार देख लेना। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें से देख लेना कोई भी एनी 6 आपको याद करने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी को, देखो हम लोगों को थोड़ी सी स्पीड बेटा पकड़नी है, हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स पे डाउट अपना मेंशन कर सकता है, उस डाउट को मैं पर्सनली उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बार आसान आसान से पॉइंट्स है,
कॉमन चीजें हैं, तो एक बार आप देख लेना, कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। आईबीबीआई बेसिकली क्या है, जो इंडिया में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग होती है, जैसे कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, तो इंसॉल्वेंसी के लिए जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रोसीडिंग है, उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया जिसको बोला गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है देखिए, it is the regulator for overseeing insolvency proceeding and entities like insolvency professional agencies, IPA, insolvency professionals, IP and information utilities, IU in India। तो देखिए इसमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये काम करती है, और साथ में अगर किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी इसी के सुपरविजन में होगी। इसको बनाया कब गया? 1 अक्टूबर 2016 को। साथ में इसको कई सारी स्टैट्यूटरी पावर्स भी दी गई और इसके लिए कानून बना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, जो कि 2016 में पास हुआ था। ये किसको किसको कवर करती है? चाहे इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो रहा हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो। तो बेसिकली मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग है, पहले टाइम बहुत लगता था, तो इस वजह से बनाया गया ताकि जल्द से जल्द उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जितने भी मैटर्स हैं, देखिए दो ट्रिब्यूनल के थ्रू मैटर्स को हैंडल करती है, एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इसके लिए दो ट्रिब्यूनल बनी है। ट्रिब्यूनल का मतलब अब क्या होता है? ट्रिब्यूनल का मतलब होता है स्पेशल कोर्ट, जहां पर जल्दी जल्दी केस चलते हैं। ट्रिब्यूनल किसी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए बनाई जाती है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो इनकम टैक्स के जितने भी केसेस होंगे वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। उसी तरीके से एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी से रिलेटेड जितने भी केस होंगे वो एनसीएलटी। तो ट्रिब्यूनल किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाई जाती है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सारे मैटर्स, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग बेसिकली कहां चलेगी? एनसीएलटी में या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। आगे देखिए फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम। ये मैंने आपको बताया फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है? तो इनका मेन फंक्शन है एक्ट्स को इंटरप्रिटेट करना, एक्ट्स को एक्सप्लेन करना। एक्ट्स को एक्सप्लेन करना, राइट। एक्ट्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी अलग डिफिकल्टीज है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाइनें, कुछ शब्द, कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है जिसका मतलब या लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता है, तो वहां पर कोर्ट की ऐसी ड्यूटी बनती है कि वहां पर कोर्ट उस लाइन को एक्सप्लेन करेगी, उस लाइन का मतलब बताएगी, इस लाइन का लॉजिक क्या है वो भी करना कोर्ट का काम है। इसी से रिलेटेड एक रूल्स हैं, कुछ कानून तो नहीं कहेंगे, रूल्स हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। ये आप सीए इंटर में डिटेल में पढ़ोगे। तो देखिए तो इनका काम क्या है? बेसिकली एक्ट्स को इंटरप्रेट करना, कोर्ट्स को देखना, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ लैंड, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सिटीजन और बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में भी अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करने का काम भी क्या है? जुडिशियल सिस्टम का। इवन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, इसको कौन रिजोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे काम होते हैं जुडिशरी सिस्टम के। आगे देखिए, अब देखिए ये तो सबको पता है, सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी है आपकी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। तो ये इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी बॉडी होती है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही है, ठीक है। हाई कोर्ट स्टेट में होती है, सुप्रीम कोर्ट देश की है, देश की एक ही है। अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी, अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सबको पता होगा। प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रिंसिपल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की कई सारी बेंचेस हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच है उसमें 7 मेंबर्स हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। Presently, the number has increased to 34, including the Chief Justice of India, due to the rise in the number of cases and workload। तो जब ये बनी थी तब इसमें 7 थे, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो 34 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। को ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वर्कलोड बहुत है। आप खुद सोचो कि पूरे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ की है और उसमें पूरी केवल एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की एक है, तो मतलब ऑलरेडी ये ओवरलोडेड है। लेकिन तो भी अगर देखो तो 34 भी कम है, लेकिन एट प्रेजेंट 34 है चीफ जस्टिस को मिला करके।
एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट करनी है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अथॉरिटी हमको देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जा करके जो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट करेंगे उसको बोला जाता है रिट पिटीशन। आगे देखते हैं हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल करेंगे, जब वहां से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो हाई सुप्रीम कोर्ट के बाद में आती है आपकी हाई कोर्ट। देखिए देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, तो हर एक स्टेट में होती है, ठीक है। इनके पास में अपीलेंट अथॉरिटी भी है, जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कहां अपील करेंगे? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के पास में अपीलेंट अथॉरिटी भी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब अगर हम पहली बार अगर केस फाइल कर रहे हैं तो भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी गवर्नमेंट को डायरेक्शन, हाई कोर्ट के पास में इतनी पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है या नहीं कर रही है। तो हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन territory, an individual can seek remedies against violation of fundamental right in high court by filing a writ। तो अगर कोई भी पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है उसको भी अगर रिट पिटीशन फाइल करनी तो वो हाई कोर्ट में कर सकता है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक। देखिए ये हाई कोर्ट से बिलो रैंक में होती है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद सिविल लॉ मैटर, तो बेसिकली सिविल लॉ मैटर देखते हैं। क्रिमिनल केसेस को देखता है मजिस्ट्रेट और सिविल केसेस को देखते हैं जज, ठीक। सिविल जज कैन ट्राई सूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। सिविल जज की जो पेक्यूनरी लिमिट है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट जज का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो है 2 करोड़। 2 करोड़ तक के मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ सकते हैं, इससे ऊपर का मैटर होगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। Courts get territorial jurisdiction based on areas covered by them। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का jurisdiction होगा वो कहां तक होगा? जहां तक वो डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर के केसेस को एंटरटेन नहीं करेगी। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टीज रिसाइड और द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूटेड इज सिचुएटेड। तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, उस पे हमें केस फाइल करना है, तो ये देखा जाएगा प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी है कहां पर, और जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी होगी उसी डिस्ट्रिक्ट में सूट फाइल किया जाएगा, एक उसी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट देखिए अगर कहीं की पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा। देखिए स्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और चीफ metropolitan magistrate has power as chief judicial magistrate। metropolitan magistrate has power as the court of magistrate of the first class। इनके पास में जो पावर होती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में सेम वही पावर होती है जो कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। आगे देखते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ आईआरएफ में इतना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से रिवाइज हो गया। हम लोगों ने एक जितने भी मेन पॉइंट थे सारे पॉइंट्स को रिकॉल किया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद तुरंत के तुरंत मॉड्यूल उठाइएगा। मॉड्यूल में पीछे जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप एक काम करिएगा, आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे और जीएनजी का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।